वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि टून बूम हार्मनी में मेन लेयर्स के अलावा बाकी जो लेयर्स होती हैं जिनको हम आर्ट लेयर्स कह रहे होते हैं या बाज़ औक़ात कुछ लोग इसको सब लेयर्स कह रहे होते हैं, ये क्या होती हैं और इनको कब इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी सारी डिस्कशन इसके ऊपर होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से ये डिस्कस कर लिया था कि टून बूम हार्मनी में ये यहाँ पे जो अवेलेबल होती हैं इनको हम मेन लेयर्स बोलते हैं। इनको ऐड करना डिलीट करना हमने लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया। तो टून बूम हार्मनी वाहिद ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे एक मेन लेयर फर्दर डिवाइड होती है 2 लेयर्स में या 4 लेयर्स में। फिर यहाँ पे ये सवाल है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी 2 लेयर्स हैं या 4 लेयर्स हैं। अगर 2 हैं तो 4 कैसे करनी है और 4 क्यों करनी है, तो 2 किधर हैं। लेट्स डिस्कस दिस। जब आप टून बूम हार्मनी प्रीमियम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये 2 लेयर्स नज़र आ रही होती हैं। एल का मतलब लाइन है और सी का मतलब कलर है यहाँ पे। तो जब आप डिफ़ॉल्ट मोड के साथ काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप बेसिक मोड में होते हैं। इसको हम बेसिक मोड कहते हैं या बेसिक आर्ट मोड कहते हैं या डिफ़ॉल्ट आर्ट मोड कहते हैं। तो इसमें 2 लेयर्स ही होती हैं। और अगर आप एडवांस मोड में जाते हैं तो उसमें 2 की बजाय 4 लेयर्स हो जाती हैं। एक लेयर लाइन लेयर के ऊपर ऐड हो जाती है जिसको हम ओवरले आर्ट लेयर बोलते हैं, और दूसरी लेयर कलर आर्ट के नीचे ऐड हो जाती है, उसे हम अंडरले आर्ट लेयर बोलते हैं। तो ये 4 लेयर्स हो जाती हैं। यहाँ पे आपको अभी 2 लेयर्स नज़र आ रही हैं, एक सी वाली है और एक एल वाली है, लाइन और कलर। अभी इस वक्त हम बेसिक मोड में काम कर रहे हैं। अभी हम एक्टिवेट करते हैं एडवांस मोड। एडवांस मोड को ऑन करने के लिए आपको एडिट में जाना पड़ेगा और प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आके एडवांस में जाके ये पहला जो ऑप्शन होता है इसे कहते हैं स्पोर्ट ओवरले एंड अंडरले आर्ट्स। आप इसको चेक करके जैसे ही ओके करते हैं तो हमारे पास 2 की बजाय यहाँ पे 4 लेयर्स हो जाती हैं। ये ओ का मतलब ओवरले है, देन लाइन लेयर है, देन कलर है और देन अंडरले है। जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पे 4 लेयर्स ऐड हो चुकी हैं। अभी इस वक्त हम एडवांस मोड में काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सवाल ये होता है कि ये लेयर्स होती क्यों इतनी ज़्यादा लेयर्स। यहाँ पे भी लेयर्स हैं, हम जितनी मर्जी ये लेयर्स ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये लेयर्स देने का फ़ायदा क्या है यहाँ। इसका आंसर करने के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अभी मैं ड्राइंग 1 की लेयर सेलेक्ट करता हूँ और पेंसिल टूल से मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक बहुत बेसिक सी ड्राइंग ड्रॉ कर ली है यहाँ पे। और अगर अभी मैं पेंट टूल से यहाँ पे कोई दूसरा कलर लेके इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ तो ये मेरी एक मुकम्मल ड्राइंग हो गई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन आर्ट के ऊपर मुकम्मल ड्राइंग मौजूद है। यहाँ पे ये कैरेक्टर बन चुका, सब कुछ हो चुका। लेकिन मुझे बाद में ख्याल आता है कि यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, इसमें टेक्सचर ऐड करना है, इसमें शेड ऐड करना है। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर भी शेड ऐड कर सकते हैं, लेकिन लाइन वहाँ पे इम्पैक्ट होगी। फॉर एग्जांपल मैं कोई ब्रश लेके यहाँ पे कुछ उसका स्ट्रोक बढ़ा दूँ ओ दबा के और यहाँ पे कुछ पेंट करूँ, देखिए मेरी लाइन भी क्या हो रही है, मुतासिर हो रही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज सारी चीज़ें एक ही लेयर के ऊपर मौजूद है। मेरी लाइन भी इसी लेयर के ऊपर मौजूद है, मेरा कलर भी इसी के ऊपर मौजूद है, मेरी टेक्सचर भी इसी के ऊपर मौजूद है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स ऐड करता हूँ वो भी यहाँ पे ही अवेलेबल होंगी बिकॉज सब कुछ एक ही लेयर के ऊपर हो रहा है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये ऑप्शन हमें दिए हैं मजीद लेयर्स के, कि आप लाइन किसी और लेयर के ऊपर लेके जाएं और कलर किसी और लेयर के ऊपर लेके जाएं। तो फिर हम कलर किसी दूसरी लेयर के ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं उसके लिए हम देख लेते हैं। मैं इसको कंट्रोल ए करके कर देता हूँ डिलीट। अभी मेरी मेन लेयर ड्राइंग 1 ही है और यहाँ पे लाइन लेयर के ऊपर हूँ जहाँ पे आप लाइंस लगाते हैं। पेंसिल टूल लेता हूँ और यहाँ पे अभी कुछ और ड्रा करता हूँ और ये मैंने आइज़ बना दी, ये भी क्लोज्ड होनी चाहिए, और ये मैंने उसका माउथ बना दिया। ये चीज़ मैंने कुछ ड्रॉ कर ली है और अभी इसको मैं सेलेक्ट टूल से सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये वाला जो बटन होता है ये इसलिए होता है कि आपने जो लाइन लेयर के ऊपर जो कुछ बनाया ये नीचे वाली लेयर पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, मुझे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ये बटन दबाऊंगा ये सेम फेस कॉपी होके कलर लेयर के ऊपर भी जा चुका है। और अगर आपने इसको देखना है तो लाइन लेयर के ऊपर जो कुछ मौजूद है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और अभी कलर लेयर लेता हूँ। जैसे ही देखिए मैंने कलर लेयर सेलेक्ट की तो यहाँ पे मुझे कुछ स्ट्रोक्स नजर आ रहे हैं, इनको हम इनविजिबल स्ट्रोक्स कहते हैं। मैं प्रीवियस वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि इनविजिबल स्ट्रोक्स क्या होते हैं। आप इनको भी पेंसिल में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज ये सिर्फ इसलिए है कि प्रोग्राम को ये पता चले कि कहाँ कहाँ पे कलर फिल करना है। तो अभी मैं दोबारा कंट्रोल जी करता हूँ, ये शेप दोबारा ओरिजिनल हालत पे आ चुकी है। अभी मैं कलर लेयर के ऊपर ही हूँ और पेंट टूल लेके मैं दोबारा इसके अंदर कोई कलर फिल कर देता हूँ। अभी मेरी लाइन कुछ कहीं और जगह पे मौजूद है और कलर मेरा कहीं और जगह पे मौजूद है। अभी कलर लेयर के ऊपर जाके मैं ब्रश टूल से दोबारा कोई पैटर्न इसमें ऐड करना चाहूँ। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये हाइड हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपना माउस छोड़ूंगा देखें मेरी लाइन दोबारा बाहर आ गई है। बिकॉज इस वजह से हुआ है कि मेरी लाइंस कहीं और हैं और मेरी कलर कहीं और है। आप इसमें टेक्सचर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी लाइन बिल्कुल डिफरेंट है और आपकी कलर बिल्कुल डिफरेंट है। इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे सब लेयर्स दी हुई हैं। फिर यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, लाइन की समझ आ गई कि यहाँ पे ये लाइन लगाने के लिए काम आती है।
कि इसमें लाइनें लगाओ आप, रिफाइन लाइनें जो कि होती हैं। और देन सी का मतलब कलर है, तो इसमें आप कलर करेंगे, जो भी आपने क्लोज शेप बनाई है इसके अंदर जाके कलर करेंगे, ये भी सिंपल है। और ये फिर ओवरले और अंडरले क्या होता है, आप अंडरले आर्ट लेयर के ऊपर जाके स्केचेस बनाते हैं, रफ से स्केचेस जो कि बहुत फास्ट होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, आप यहाँ पे वो बनाते हैं। और देन उनको रिफाइन जो है आप लाइन आर्ट पे जाके करते हैं, उनको कलर आप इधर करते हैं। और जो ओवरले वाली होती है, आपने अगर कोई अपने नोट्स वगैरह लिखने हैं या आपने कैरेक्टर्स के कलर में जाके कहीं पे हाईलाइट्स वगैरह ऐड करनी है कि लाइट यहाँ से आ रही है, आपने उसको थोड़ा सा इफेक्ट्स ऐड करने हैं, तो आप वो वहाँ पे करेंगे। तो इन 4 लेयर्स को इस्तेमाल करके आपकी ड्राइंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और आपकी एनिमेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अंडर लेयर आर्ट के ऊपर जाके वो यहाँ से बड़े तेज़ी के साथ अपने जो है वो स्केचेस बना रहे होते हैं फ्रेम बाई फ्रेम, कि ये 1 फ्रेम के ऊपर ऐसा होगा, फिर तीसरे फ्रेम के ऊपर जाके वो ये बता रहे होते हैं कि ये कैरेक्टर इस दफ़ा इसके हाथ ऐसे हो जाएंगे, ये हाथ मूव कर रहा है, चल रहा है, वॉक साइकिल बना रहा है। तो वो यहाँ पे वो रफ स्केचेस बनाते हैं। फिर जब उन्होंने रिफाइन करना होता है इन रफ स्केचेस को, वो लाइन आर्ट पे आते हैं तो दोबारा पेंसिल से वो लाइन लगा लेते हैं, वो रिफाइन हो जाती है। फिर लाइन को इस बटन से कॉपी कर लेते हैं, वो कलर आर्ट पे चली जाती है, फिर उसमें कलर कर लेते हैं। तो एक दफ़ा ड्राइंग करने से ऑटोमेटिकली ड्राइंग दूसरी जगह पे कॉपी हो जाती है। और अगर उन्होंने हाईलाइट्स वगैरह करनी हो या टोन चेंज करनी हो या करेक्शन करनी हो या रिफाइनमेंट करनी हो, तो वो ओवरले आर्ट लेयर के ऊपर जाके कर सकते हैं। तो ये 4 लेयर्स मिलके एनिमेटर्स की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान बना देती है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये 4 लेयर्स मौजूद हैं। फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या चारों की चारों लेयर्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो इसके आंसर करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह की एनिमेशन कर रहे हैं, आपकी एनिमेशन करने का स्टाइल कौन सा है। टून बूम हार्मनी में 2 स्टाइल ज़्यादा कॉमन है। एक है ट्रेडिशनल स्टाइल, या जिसको हम फ्रेम बाई फ्रेम एनिमेशन भी कर रहे होते हैं, या जिसमें ड्राइंग बेस्ड एनिमेशन जिसको आप कह सकते हैं कि आप हर फ्रेम के ऊपर एक डिफरेंट ड्राइंग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बाल को एनिमेट करना है, आप एक फ्रेम के ऊपर जाएंगे, बाल इस तरह रखेंगे, और यहाँ पे अगर मैं ऑनियन स्कैनिंग थोड़ी देर के लिए ऑन कर दूं और फिर दूसरे फ्रेम के ऊपर जाके बाल को ऐसे कर देंगे, फिर तीसरे फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो बाल ऐसे कर देंगे, तो ये बाल आपको मूव होता दिखाई देगा। तो ये इसको बोलते हैं फ्रेम बाई फ्रेम एनिमेशन या ड्राइंग बेस्ड एनिमेशन या ट्रेडिशनल एनिमेशन। अगर आप ये वाली एनिमेशन कर रहे हैं और आपने ये एनिमेशन करनी है, तो आपके लिए ये चारों लेयर्स बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकती हैं, आपके लिए ही बनाई गई हैं 4 लेयर्स। और इसके अगेंस्ट एक और तरह की एनिमेशन होती है जो हम इस कोर्स में सीखने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम कट आउट एनिमेशन। कट आउट एनिमेशन ये होती है कि आप किसी कैरेक्टर को मुख्तलिफ पीसेस में ड्राइंग करते हैं और इन पीसेस को रिग के ज़रिए, जो यहाँ पे मुख्तलिफ टूल्स हैं, उनको रिग कर लेते हैं। तो आपको हर फ्रेम के ऊपर नई ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको हम कट आउट एनिमेशन करते हैं। अगर आप कट आउट एनिमेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपको एक लेयर के ऊपर भी काम कर सकते हैं सारे का सारा, या मैक्सिमम आप 2 लेयर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सारी करना चाहें फिर भी कर सकते हैं, लेकिन एक लेयर या 2 लेयर से भी आपका काम चल सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी लेयर्स यूटिलाइज होंगी। और फिर यहाँ पे एक और सवाल है कि मैंने 4 लेयर्स इस्तेमाल कर ली हैं, मेरी जो सबसे नीचे वाली लेयर है, अंडर लेयर हम आर्ट कह रहे हैं, उसके ऊपर मैंने रफ स्केचेस बनाए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नोट्स हैं, बुरी ड्राइंग बनी पड़ी हैं, और ऊपर भी मैंने कुछ शेड्स वगैरह लगाए हैं। तो जब मैं फाइनल वीडियो बनाऊंगा तो क्या ये सारी चीज़ें वहाँ पे फाइनल वीडियो में रेंडर होके आएंगी? ऐसा नहीं होता। फाइनल जो वीडियो बन के आती है वो डिपेंड करता है, इस नोड व्यू में हम आगे जाके देखेंगे कि आप नोड में उसको बता देते हैं कि किस किस लेयर को आपने रेंडर में लेके आना है। तो आप यहाँ पे वो सेटिंग करते हैं, जो आप चाहते हैं वही वाली लेयर्स रेंडर होके आती हैं, जो आप नहीं चाहते वो बिल्कुल नहीं आती, चाहे कौन सी भी लेयर हो। तो आउटपुट आप कंट्रोल कर रहे होते हैं नोड व्यू के जरिए, जो कि हम फ्यूचर में एडवांस जाके देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने ये सारा डिस्कस कर लिया कि ये सब लेयर्स या आर्ट लेयर्स टून बूम हार्मनी में क्या होती हैं और इनको कब कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।